यस, गुड इवनिंग एवरीवन। अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम करने जा रहे हैं AS26 इंटेंजिबल एसेट। देखो, वैसे मैं AS19 पढ़ाने वाला था लीज, बट किसी बच्चे ने कल कमेंट लिखा कि सर अगला AS26 इंटेंजिबल के बारे में पढ़ाइए, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, पढ़ना तो हमें सब है, तो पहले AS26 करते हैं। साथ ही में किसी बच्चे ने कॉमेंट किया था चैप्टर में एमलगेमेशन का पढ़ाने को, तो जब भी ये एएस कुछ कंप्लीट हो जाएंगे अपना इस हफ्ते, उसके बाद जब चैप्टर्स पे आएंगे तो सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? एमलगेमेशन। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर सेम, अभी एएस कर रहे हैं तो थोड़ा सा एएस करते हैं, उसके बाद चैप्टर्स में सबसे पहला जो अपना चैप्टर होगा रिवीजन लेक्चर एमलगेमेशन। एमलगेमेशन के लिए एक बात बता दूं, इतना सिंपल टेक्निक पढ़ाऊंगा, इतना इजी जो आपके दिमाग में बैठ जाए। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप अच्छे से किसी भी रीजन से देख भी नहीं पाए चैप्टर को, वन डे बिफोर एग्जामिनेशन भी आप मेरे रिवीजन को देख के जाते हैं तो 20 में से 16 नंबर 100% आपको आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, पढ़ेंगे उस चैप्टर को भी, पहले जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो AS से 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसके दो रीजन, एक तो क्वेश्चन आते रहता है AS26 से, और दूसरा एक एक जो कंसेप्ट है ना AS26 से, हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ऐसा AS नहीं है कि जो मेन क्वेश्चन पूछता है किसी पॉइंट पे वो आपको याद हो तो हो जाएगा। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए आपको अच्छे से भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है। यस, में पढ़ने क्या वाले हैं, पहले कवरेज देखें, पहले मीनिंग देखेंगे इंटेंजिबल एसेट का, रिकॉग्निशन बुक, कब इंटेंजिबल को एज एसेट बुक में रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप। ये पढ़ना नहीं है, बस आपको स्कैन कर लेना है। बता दूंगा कि AS26 किस किस चीज को कवर करता है, किस किस चीज की डिस्कशन यहाँ पे होगा। आउट ऑफ स्कोप मतलब क्या क्या AS26 में कवर नहीं है। उसके बाद आएंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ रिकॉग्निशन रूल पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने बोला ना कि हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल पढ़ेंगे, कैसे पता करते हैं कि एक इंटेंजिबल का क्या कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट पता होगा तभी तो बुक में एंट्री पास करोगे, बुक में रिकॉग्नाइज करोगे इंटेंजिबल को। उसके बाद इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्पेशल पॉइंट है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम, बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो रिव्यू हो लाइफ का, इम्पेयरमेंट, अभी सब टॉपिक पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। डिस्पोजल एंड रिटायरमेंट, एमोटाइजेशन, सब चीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड इस पे छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन पूछता है पास्ट एक्सपेंशन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे। डिस्क्लोजर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्ट में पास्ट ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, ये देखो सारे चीज पे पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे ये पास्ट ईयर ही क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे रख के लेके आया हूँ। एंड बिलीव मी, बहुत आसान है, ऐसे बहुत इजीली हो जाएगा। चलो शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग इंटेंजिबल के। देखो, मीनिंग देखने से पहले इंटेंजिबल के छोटा सा बेसिक दो चार इंटरप्रिटेशन देखते हैं, फिर मीनिंग पे आएंगे। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसके लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को तभी एसेट बोलेंगे, नंबर वन, कंट्रोल्ड बाय इंटरप्राइज, इंटरप्राइज के कंट्रोल में होना चाहिए, कंट्रोल मतलब ऑनरशिप इंटरप्राइज के पास होनी चाहिए। और दूसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उस चीज से इंटरप्राइज को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना जरूरी है। अगर उस चीज से हमें कोई बेनिफिट जनरेट नहीं होने वाली तो वो हमारा एसेट नहीं है। एसेट हमें कमा के ही देता है, तभी तो उसको एसेट बोलते हैं, है कि नहीं? तो एसेट के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो कंट्रोल बाय इंटरप्राइज एंड दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मस्ट फ्लो टू एंटरप्राइज। ठीक है, दूसरा देखो, एसेट मॉनेटरी भी हो सकता है और दूसरा नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ठीक है, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? वो एसेट विच इज टू बी रिसीव्ड इन अ फिक्स एंड डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटर का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास डेटर है, उससे पैसे लेने हैं 50,000, ये है मॉनेटरी एसेट का एग्जाम्पल। फिक्स एंड डिटरमाइंड अमाउंट है कि नहीं, 50,000 इतना लेने हैं, हमें पता है कि कितना हमें आना है। नॉन मॉनेटरी का मतलब जहां पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना तो है, बेनिफिट जनरेट हुआ तभी उसको एसेट बोलेंगे, बट फिक्स एंड डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट। ठीक है, अब आते हैं इंटेंजिबल एसेट के मीनिंग पे। इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी एसेट है क्योंकि फिक्स एंड डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ फ्यूचर बेनिफिट हमें नहीं पता। हाँ, बेनिफिट तो आएगा क्योंकि एसेट है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, अब देखो बहुत सारे एसेट का फिजिकल सब्सटेंस होता है, जैसे कि ये लैपटॉप है ना, जैसे कि ये कैमरा,
इसकी फिजिकल सब्सटेंस है, इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, पर बहुत सारे एसेट का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, किसी कंपनी का लोगो हो गया, कोई रिसर्च फाइंडिंग है जिसका पैटेंट हो गया, तो इसको छू थोड़ी ना सकते हैं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर एसेट तो है क्योंकि उससे हम कमा सकते हैं, उससे हमें बेनिफिट जनरेट होगी। हेल्ड फॉर आइदर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेंजिबल को ताकि हम अपने प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास लाइसेंस है वो किसी चीज की प्रोडक्शन का, ये भी जो पे करके मैं लाइसेंस लिया हूं ना, ये लाइसेंस भी मेरे लिए इंटेंजिबल है। क्यों? उसको यूज करके प्रोडक्शन करूंगा तो उससे क्या करूंगा, कमाऊंगा, है कि नहीं? तो इंटेंजिबल को ताकि हम प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। रेंटल टू अदर्स, कई बार हम इंटेंजिबल को दूसरे को बेच देते हैं, साथ ही में हमें रॉयल्टी आता है। फॉर एग्जांपल, ऑथर्स जो है वो अपने बुक के लिए क्या चार्ज करते हैं, रॉयल्टी, है कि नहीं? सिंपली वैसे ही ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट, कोई भी चीज को आप किसी और को रेंट पे देते हैं तो वहां से आपको एक फी मिलती है, ठीक है? या फिर कंपनी के लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ठीक है? कुछ इंटेंजिबल का यहाँ एग्जांपल है टेक्निकल नो हाउ। नो हाउ मतलब कोई ऐसी चीज जो कंपनी को पता है कैसे होता है, मान लो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस या कोई प्रोडक्शन का जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। कोई नया प्रोसेस का डिजाइन कि नया प्रोडक्शन प्रोसेस निकाला कंपनी ने, ट्रेडमार्क हो गया, जैसे कि मैगडी का लोगो, कॉपीराइट हो गया, जैसे कि ऑथर वगैरह अपनी बुक कॉपीराइट, पोएम अपने पोएट कॉपीराइट करवा लेता है, सॉरी पोएट अपने पोएम कॉपीराइट करवा लेता है, म्यूजिशियन अपने म्यूजिक कॉपीराइट करा लेते हैं। पैटेंट, कोई भी रिसर्च फाइंडिंग हो गया, इनोवेशन हो गया, लोग पैटेंट करा लेते हैं अपने नाम पे, है कि नहीं? सॉफ्टवेयर। अगला लाइसेंस, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर किसी चीज की प्रोडक्शन या किसी चीज की सप्लाई के लिए लाइसेंस चाहिए तो जो हम लाइसेंस फी पे करके लाइसेंस लेते हैं वो भी हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है। इंपोर्ट कोटा, कई बार इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन होती है, एक सर्टेन कोटा हमें मिलता है, उतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, तो जितना कोटा मैंने पे करके बाई किया है इंपोर्ट करने के लिए उतना मैं इंपोर्ट करूंगा और अपने सप्लाई करूंगा, उसको बेचूंगा, ताकि बना के बेचूंगा या फिर डायरेक्ट सप्लाई करूंगा, तो वो मेरे लिए क्या है, इंपोर्ट कोटा एसेट है। वैसे ही कस्टमर लिस्ट, आजकल देखो कस्टमर लिस्ट भी लोग बेच के पैसे कमाते हैं कि नहीं? आप कहीं एक जगह कोई चीज शॉपिंग करो, रिलेटेड कंपनी आपको फोन करेंगी, क्रेडिट कार्ड एक कंपनी से लो और सारे कंपनी आपको फोन करेगी, क्यों? क्योंकि कस्टमर लिस्ट क्या है, एक कंपनी के लिए एसेट है, वो शेयर कर देते हैं पैसे लेके किसी और कंपनी को। चलो समझ में आया, इंटेंजिबल एक एसेट है कि नहीं? नॉन मोनेटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और ताकि उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर किसी को रेंट पे दे सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अगला आते हैं रिकॉग्निशन रूम। देखो किसी भी इंटेंजिबल को अपने बुक में रिकॉग्नाइज तभी करेंगे, अपने बुक में एसेट के रूप में एंट्री तभी पास करेंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू ऑर्गेनाइजेशन। एसेट होने के लिए तो एक कंडीशन ही है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना जरूरी है, तो इंटेंजिबल को एसेट तभी मानेंगे, किसी भी इंटेंजिबल पे खर्चा कर रहे हैं तो उसको एज ए इंटेंजिबल एसेट बुक में तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलेबली। देखो रिकॉग्नाइज करोगे, बुक में एंट्री पास करोगे तो कॉस्ट मेजर करना संभव हो, कॉस्ट पता हो तभी तो आप रिकॉग्नाइज करोगे, है कि नहीं? आगे हम पढ़ेंगे एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका कॉस्ट हमें पता नहीं होता क्योंकि हम सेल्फ जनरेट करें, परचेज नहीं करें, तो कॉस्ट मेजर नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं उसको हम इंटेंजिबल नहीं मानते, ठीक है? चलो, दो कंडीशन होना चाहिए इंटेंजिबल को बुक में रिकॉग्नाइज करने के लिए। पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए इंटरप्राइज को, और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलेबली, कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए उसे इंटेंजिबल का। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो जो खर्चे करे हैं ना उसको खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे, पीएल में राइट अप करेंगे एज ए एक्सपेंस, वो हमारे लिए इंटेंजिबल नहीं है, वो हमारे लिए एसेट नहीं है, ठीक है? चलो, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इंटेंजिबल पे? क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि किसी मार्केट रिसर्च पे हमने खर्चा किया, बाद में हमें ऐसा लगा कि जो प्रोडक्ट पे हम खर्चा कर रहे हैं, जिस चीज की रिसर्च पे खर्चा कर रहे हैं, जो इंटेंजिबल पे खर्चा कर रहे हैं, उससे हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, या फिर वो रिसर्च फेलियर हो गई, या फिर बहुत सालों तक उस रिसर्च का कोई यूज नहीं है, तो यानी कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं जनरेट होने वाली है तो उसको क्या इंटेंजिबल मानेंगे? क्या नहीं, तब उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के बुक में भी होगा। A company has spent 45 lakh for publicity and research expenses on one of its new consumer product, ठीक है, which was marketed in अकाउंटिंग ईयर 11-12। ये क्वेश्चन 11-12 में आया था, इसलिए ये यूज टर्म है, आपके 10 में आएगा तो 22-23 या 21-22 करके आएगा, ठीक है? बट
टू बी प्रूफ ऑफ फेलियर, और प्रोडक्ट क्या हो गया, फेलियर। हमने देखो रिसर्च पे खर्चा किया, अभी देखेंगे इंटेंजिबल में रिसर्च पे जो खर्चे करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या हो गया, फेलियर हो गया। हमें पता है कि ये चीज नहीं चलने वाला है। स्टेट हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग मैटर इन अकॉर्डेंस ऑफ यू लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग दिस मच। देखो कंपनी ने जो पब्लिसिटी और रिसर्च पे खर्चा किया है, कंपनी ने जो पब्लिसिटी और रिसर्च पे खर्चा किया है, उसको इंटेंजिबल तभी मानेंगे ना जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला हो। तो पहले तो कंडीशन लिख देना रिकॉग्नाइजेशन का कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी मेजर रिलेबली। कॉस्ट तो पता है 45 लाख खर्च किया, और इंटेंजिबल नहीं मानेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट फेल हो गया ना, वो चीज नहीं होने वाला, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं आएगी, तो इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलो देखो, स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज देख लो। स्कोप का मतलब क्या क्या इस एएस में कवर्ड है, यानी कि इस एएस में किन किन इंटेंजिबल के बारे में एएस डिस्कस करता है, या किन किन टॉपिक को एएस कवर्ड करता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट, गुडविल, लाइसेंस, मोशन पिक्चर का, ठीक है, ये सारे चीज है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के बारे में भी इस एएस में पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी है अपने बुक में। ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट, क्या क्या चीज कवर्ड नहीं है, तो डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट कवर्ड नहीं है, जैसे कि शेयर डिवेंचर, लीज, फाइनेंशियल लीज कवर्ड नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है, ये कवर्ड नहीं है, एंड गुडविल अराइजिंग इन अमेलगमेशन एंड कंसोलिडेशन, ये कवर्ड नहीं है, ये सारी चीज कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, पहले रिकॉग्नाइजेशन रूल इंपॉर्टेंट था, दो कंडीशन होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलेबली। दूसरा, इंटेंजिबल का कॉस्ट क्या मानेंगे। मान लो हमने इंटेंजिबल खरीदा, ठीक है, पैसे दे के खरीदा कैश में, तो क्या कॉस्ट मानेंगे किसी भी इंटेंजिबल का, परचेज प्राइस प्लस और अदर जो भी रिलेटेड है ना, रेडी टू यूज करने के लिए, उसके इंटेंडेड यूज के लिए, उससे पहले जितने भी खर्चे करते हैं, चाहे स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, कमीशन, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वगैरह, लीगल फी, प्रोफेशनल फी, सब जोड़ देते हैं तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। याद रहेगा, अगर इंटेंजिबल हम पे करके खरीद रहे हैं तो परचेज प्राइस, अच्छा कोई डिस्काउंट होता तो ट्रेड डिस्काउंट घटा देते परचेज प्राइस से। अरे इंटेंजिबल छोड़ो, किसी भी एसेट का परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं, सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है वो घटा दो, और जितने भी रिलेटेड कॉस्ट है सब जोड़ दो, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, अंटिल रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। अगर ले आके बेचने वाला हो तो सेल, अगर ले आके अपने लिए यूज करने वाला हो तो इंटेंडेड यूज, ठीक है। वहां तक के जो भी खर्चे हैं सब जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। अगर मान लो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, आपके लिए इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं, तो परचेज प्राइस प्लस जितने भी कमीशन वमीशन, ब्रोकरेज, कोई टैक्स वगैरह है, जो भी लग रहा है सारा चीज जोड़ोगे तो आएगा। हाँ, और टैक्स में जो टैक्स रिकवरेबल है, जिसकी आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाती है, वो नहीं जोड़ा जाता। चलो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखे क्या। हाँ जी, आओ। अ कंपनी एक्वायर्ड फॉर इंटरनल यूज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन दिस मच। अब यूएस से एक्वायर किया है $1,00,000 में, तो यहाँ पे हम जब ले आएंगे तो कन्वर्ट कर देंगे एक्सचेंज रेट में। एक्सचेंज रेट है 52,000, ठीक है। सेलर अलाउड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 5%। अब देखो $1,00,000 था, 5% ट्रेड डिस्काउंट मतलब $5,000, तो $95,000 पड़ा। ये सब किस में चल रहा है, डॉलर में। एक्सचेंज रेट कितना है 52 का, तो इंटू कर दो फटाफट। देखो कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे ना तो क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन में मुझे टाइम बचानी ही पड़ेगी, नहीं तो आधे एक घंटे के भीतर एक पूरा एएस पढ़ा के ऊपर से क्वेश्चन करा के संभव है क्या, बताओ। तो फटाफट थोड़ा करना। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा 20%, प्लस कर दो 20%, ये आ गया 5928 जोड़ने के बाद 5928 माइनस 49। उसके बाद परचेज टैक्स, ये भी जोड़ो 10%। किस पे लगेगा, ये जो 5928 है, इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ने के बाद जो प्राइस आता है उस पे, ठीक है। वो जो आ जाएगा, एंट्री टैक्स लगाओगे क्या, रिकवरेबल लेटर फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट। जब जिस भी टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो हम कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानते, तो इसमें 10% जोड़ दोगे 5928 में, तो यह आ जाएगा 65,20,800, यानी कि 65,20,800। इंस्टॉलेशन फी बिल्कुल जोड़नी पड़ेगी 25,000। प्रोफेशनल फी बिल्कुल जोड़नी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा लास्ट में 65,000
65,65,800 ये आएगा कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। समझ रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। दूसरा देखो, अगर एक्सचेंज में लिया तो सिंपल सा रूल है, फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल। अगर हमें पता है कितने का इंटेंजिबल लिया है उतने कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं पता तो उसके बदले जो एसेट दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू वो भी नहीं पता तो थर्ड में बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तीनों केस के फटाफट देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। मैंने लिखा है पहले फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल, अगर दिया हो तो इस कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, ना दिया हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, जो एसेट हम बदले में दे रहे हैं एक्सचेंज में। थर्ड, ये भी ना पता हो तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, इस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। एग्जांपल लिखो, मान लो क्वेश्चन में दिया है केस 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटेंजिबल आपने लिया एक, ठीक है, केस 1 इंटेंजिबल लिया 200 लाख का दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो हमारा एसेट्स है ना वो उसका WDV दिया हुआ है, WDV 100 लाख का। तो इस केस में बताओ इंटेंजिबल किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इंटेंजिबल दिया है कि नहीं, जो एसेट हमने एक्वायर किया दिया है तो इस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। एंट्री पास क्या करोगे, इंटेंजिबल लिखोगे डेबिट किस अमाउंट से, 2 से, बदले में हमने क्या दिया, एसेट दिया 100, अब बदले में बचा हुआ कैश एंड बैंक दिया, ठीक है। 100 लाख का एसेट दिया तो 100 लाख का कैश एंड बैंक दिया। केस 2 देखो, हमें इंटेंजिबल का वैल्यू नहीं पता, नहीं बता रहा इंटेंजिबल कितने में, पर जो एसेट हमने दिया है ना उसका फेयर वैल्यू दे रहा है इतना, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो क्या करते हैं इस केस में, इंटेंजिबल का वैल्यू 150 रखते है कि नहीं। एसेट जो कि सिर्फ 100 का था बुक वैल्यू और 150 उसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, तो बचा हुआ 50 क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अरे 1 लाख का एसेट, मान लो 100 लाख का एसेट 150 लाख में बिक गया, 150 लाख के वैल्यू में एक्सचेंज हो गया तो 50 लाख क्या है, प्रॉफिट। थर्ड केस, हद से ज्यादा आपको इतना ही घुमा सकता है। थर्ड केस, केस 3 देखो, ये भी नहीं दिया फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल, ये भी नहीं दिया फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, पर ये जो ये है ना WDV, अब सिर्फ हो रहा है हमने एक इंटेंजिबल लिया बदले में एक एसेट दे दिया और कोई पेमेंट नहीं करी, और उस एसेट का WDV कितना था, बुक वैल्यू 100 लाख, तो इंटेंजिबल की एंट्री कितने पे कर देंगे, 100 लाख, इंटेंजिबल 100 टू एसेट जो बुक से चला गया 100, ठीक है। सिंपल सा, यही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि अगर इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू दिया हो तो उस पर रिकॉर्ड करेंगे, और जो एसेट दिए वो बुक से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ होगा, ठीक है। नहीं दिया है तो एसेट जो दिया है क्या उसका फेयर वैल्यू है क्या, तो उसको पे रिकॉर्ड करेंगे, वो भी नहीं है तो एसेट जो दिया है उसका बुक वैल्यू है क्या, उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। अगला है गवर्नमेंट ग्रांट। अगर कोई इंटेंजिबल हमें ग्रांट के थ्रू मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो किस बुक प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू पे तो किया नहीं कुछ, 1 रुपया पे दिखा दो। इंटेंजिबल सिर्फ बुक में दिखना जरूरी है, प्राइस पे नहीं किया तो नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो। कंसेशनल रेंट, मान लो 1 लाख का था और हमें सिर्फ 50,000 में मिल गया, 50,000 गवर्नमेंट ग्रांट था, तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे, वो जो अमाउंट हमने पे किया ना 50,000 पे, उस इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में, ठीक है। सेम ही चीज आपको AS 12 में जब एसेट एक्वायर्ड किया है और वहां गवर्नमेंट ग्रांट है देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है। अगला अमेलगमेशन में देखो, अमेलगमेशन में गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल एक इंटेंजिबल है, एक्सेस ऑफ कंसीडरेशन ओवर नेट एसेट। जो नेट एसेट हम लेके आते हैं वेंडर कंपनी से, उससे ज्यादा कंसीडरेशन देते हैं तो ऑटोमेटिकली गुडविल आता है। एंड अदर इंटेंजिबल कब रिकॉग्नाइज करेंगे बुक में, तो और सारे इंटेंजिबल आपको याद होगा AS 14 में हम ये चीज पढ़ते हैं, या फिर अमेलगमेशन जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे आप कि जब उसका फेयर वैल्यू दिया हो ना तभी गुडविल ऐसे आ जाएगा, एंड और सारे इंटेंजिबल फेयर वैल्यू दिया हो तभी लेते हैं, नहीं तो नील मानते हैं। अब अगला आता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, ठीक है। अगर इंटेंजिबल हम अपने ही एंटरप्राइज के अंदर बना रहे हैं पैसे खर्च करके, तो जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर लगते हैं ना उसको बनाने में, वही हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, है कि नहीं। मटेरियल कुछ लगा, वेजेस, सैलरी, कोई डायरेक्ट खर्चा, या फिर ओवरहेड का वो हिस्सा जो उस पे एलोकेट है, यानी कि ओवरहेड में बहुत सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उसके हिस्से का है उतना।
साथ ही में कुछ कॉस्ट होते हैं जो उससे रिलेटेड नहीं होते, उसको नहीं लिया जाएगा, जैसे सेलिंग कॉस्ट जनरली नहीं आता है ना। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, उस इंटेंजिबल से रिलेटेड होता है। उस मान लो एक सुपरवाइजर है, इस इंटेंजिबल बनाने में अपना टाइम डिवोट किया है, तो उसकी सैलरी डालेंगे, ठीक है, 1/3 टाइम डिवोट किया है तो सिर्फ 1/3 डालेंगे, है कि नहीं। लेकिन उसने टाइम डिवोट ही नहीं किया है, ठीक है, तो उस सैलरी को, है ना, अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो ओवरहेड का हिस्सा तो है, पर यहाँ पे नहीं डालेंगे, क्यों, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उसने उसके लिए काम ही नहीं किया, तो उसकी सैलरी क्या उस पर चार्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनिशियल ऑपरेशनल लॉस, कोई इंटेंजिबल यूज में नहीं आता कमर्शियल प्रोडक्शन में, मान लो कोई इंटेंजिबल यूज में नहीं आता है अभी, बिफोर प्रोडक्शन है, तो शुरू में उससे लॉसेज भी होते हैं उस इंटेंजिबल से, तो वो ऑपरेशनल लॉस आपको नहीं लेना है। ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो भी नहीं लेना है। देखो, जब हम इंटरनली कोई इंटेंजिबल को जनरेट करते हैं तो हमें कॉस्ट तो ऐसे पता चल जाता है, करेक्ट, सारे खर्चे को जोड़ दीजिए। लेकिन अगर फेयर वैल्यू उस इंटेंजिबल का खर्चे से कम आता है तो हमें उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो फेयर वैल्यू अगर इंटेंजिबल का कम आता है तो हमें फेयर वैल्यू पे इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना चाहिए। अब फेयर वैल्यू निकलेगा कैसे, तो कई बार फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में उस इंटेंजिबल से कैश इनफ्लो दिया होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, सारे इंटेंजिबल, उस इंटेंजिबल से जो भी कैश इनफ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, तो फेयर वैल्यू आ जाएगा। और कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर, और कॉस्ट से कम है फेयर वैल्यू, तो हमें फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, और जो डिफरेंस है वो पीएल में भेज देनी चाहिए, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इसके लिए हम कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए पे नहीं करते कॉस्ट, इसलिए उसका जो वैल्यू है वो नील माना जाता है। AS26 ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चलो यहाँ पे इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, कोई भी इंटरनली जनरेट करते हैं ना इंटेंजिबल हम लोग, तो वो दो फेजों से गुजरता है। एक फेज होता है रिसर्च, जो इनिशियल फेज है, उसके बाद आता है डेवलपमेंट, समझ रहे हो। रिसर्च फेज में हम क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन दोनों फेज पे आया है। रिसर्च फेज में हम क्या करते हैं, इनिशियल चीजें करते हैं, जैसे उसका नॉलेज ऑब्टेन करना उस इंटेंजिबल को, रिसर्च फाइंडिंग को फाइनल करना कि हाँ कौन सी रिसर्च फाइंडिंग से हमें आगे उसको बनाना है, अल्टरनेटिव चीजें पता करना कि कौन से मटेरियल, कौन से डिवाइस या कौन से प्रोडक्ट को यूज करना है उसमें, एंड साथ ही में फॉर्मुलेशन, डिजाइन एंड इवेल्युएशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। जो हमने अभी अल्टरनेटिव्स पता किया है, चाहे मटेरियल के लिए या इंप्रूव मटेरियल या इंप्रूव प्रोडक्ट के लिए, उसको फाइनल सिलेक्शन, ये सारे रिसर्च फेज के एक्टिविटीज है। रिसर्च फेज में जितना भी खर्चा होता है ना, अब इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, रिसर्च फेज में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम खर्चा मानते हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, उनको एज ए इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको कहाँ भेजते हैं, उन खर्चों को पीएल में, है ना। तो यही लिखा है, एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग रिसर्च फेज शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल, इट शैल बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये पूछेगा रिसर्च फेज में जो खर्चा होता है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, साथ ही में ये भी कई बार पूछता है कौन कौन से एक्टिविटी है जो रिसर्च फेज में होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज रिसर्च फेज के बाद शुरू होता है। डेवलपमेंट फेज में देखो, जो भी खर्चे होते हैं ना, उसको एज ए इंटेंजिबल हम रिकॉग्नाइज करते हैं। रिसर्च फेज में जो फाइंडिंग कर रहे थे ना, डेवलपमेंट फेज में बस क्या करते हैं, अब चीजों को डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्टिविटी में लिखोगे कि डेवलपमेंट फेज में क्या करते हैं, तो डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड टेस्टिंग अप, ताकि प्री प्रोडक्शन, प्रोटोटाइप या मॉडल, जो चीज हम बना रहे हैं उसका प्री प्रोडक्शन, मतलब फाइनल होने से पहले एक प्रोटोटाइप बनता है ना, वो पायलट प्लांट हो गया, या फिर जो अल्टरनेटिव हम वहां पे चूज कर रहे थे ना रिसर्च फेज में, उसको डिजाइन करना या कंस्ट्रक्ट करना उस चीज को, ये सारी चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट फेज में ये करते हैं, और जो खर्चे होते हैं उसको एज ए इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज तो करना है, बट सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी इंटेंजिबल को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। डेवलपमेंट फेज में बताओ, रिसर्च फेज में जो खर्चे होते हैं वो एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। रिसर्च इनिशियल फेज है, डेवलपमेंट फेज में जो खर्चे होते हैं उसको इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करना है, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, कुछ कंडीशन अगर दिखते हैं, फुलफिल है, उसके बावजूद ही एसेट रिकॉग्नाइज करना है, वरना वो डेवलपमेंट फेज का भी खर्चा क्या होगा, एज एक्सपेंस बुक करनी पड़ेगी आपको। टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऐसा लगता है कि टेक्निकली फिजिबल है, ये चीज किया जा सकता है, इंटेंजिबल जिसपे काम कर रहे हैं वो बनाया जा सकता है। दूसरा, इंटेंशन टू कंप्लीट, ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज का इंटेंशन भी है कि उस इंटेंजिबल को कंप्लीट करेगा जिसपे वो काम चल रहा है। दूसरा, एबिलिटी टू कंप्लीट या सेल, एबिलिटी है इंटरप्राइज का कि उस चीज को बना के यूज कर पाए या फिर सेल कर पाए। अगर यूज ही नहीं कर पाएगा और सेल ही नहीं कर पाएगा तो क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होगी इंटेंजिबल से, नहीं, बना क्यों रहे, ताकि यूज करने के लिए, सेल करने के लिए। अगला, एबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, जब उस इंटेंजिबल को बनाने के लिए आगे जो भी रिसोर्सेज लगेगी, चाहे टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, तब ये खर्चे को, डेवलपमेंट फेज के खर्चे को क्या करेंगे,
बताओ फटाफट से। एक्सपेंस बुक करेंगे, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, इंटेंजिबल नहीं। लास्ट एबिलिटी टू मेजर कॉस्ट रिलेबली, कॉस्ट पता होगा तभी तो इंटेंजिबल को रिकॉग्नाइज करोगे, तो एबिलिटी टू मेजर कॉस्ट रिलेबली होना जरूरी है। सारे कंडीशन मैच करेगा, उसके बावजूद ही आप क्या करोगे, उसके बावजूद ही आप क्या करोगे, डेवलपमेंट फेज के खर्चे को इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, जरा आओ इस पे क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज पे, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ईयर एन इंटरप्राइज इंकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बताओ फेज 1 में हमने क्या किया, कंप्लीट डिटेल प्रोग्राम एंड डिजाइन। फेज 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में दिया हुआ है। 6 फेज तो देखो पैकिंग का है, तो ये तो आएगा नहीं इंटेंजिबल में। ठीक है, इंटेंजिबल इंटेंडेड यूज से पहले पहले जो इंटेंजिबल रेडी टू यूज या इंटेंडेड यूज के लिए या फिर सेल कर रहे हैं तो इंटेंडेड सेल के लिए उतने तक का खर्चा जोड़ा जाता है। ठीक है, ये पैकिंग वाला नहीं आएगा। कह रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग फेज 2 इट वाज एस्टेब्लिश दैट प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल। बताओ फेज 2 के बाद ही पता चला हमें, फेज 2 के बाद कौन कौन से फेज है, 3, 4, 5 है ना, ये वाले 3 और छठा फेज, तो ये तो इंटेंजिबल में आता ही नहीं है। टेक्निकल फिजिबल होने के बाद ही तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं एज इंटेंजिबल। उससे पहले याद करो डेवलपमेंट फेज में पढ़ाया था, पहला पॉइंट टेक्निकल फिजिबल होना जरूरी है। टेक्निकल फिजिबल होगा तभी हम इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि उससे पहले का खर्चा इसको एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। ये तीनों खर्चे को अदर कोडिंग, टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट मास्टरिंग, इसको हम क्या करेंगे, इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एंड लास्ट वाला पैकिंग, ये तो है ही नहीं इंटेंजिबल का पार्ट। चलो कुछ और पढ़ाता हूं आप लोगों को। डिसाइड व्हेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट कैन बी डिफर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड एज पर यस। कब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे को हम फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए डेफर कर सकते हैं। देखो रिसर्च का खर्चा तो कर ही नहीं सकते, एक्सपेंस बुक करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट का खर्चा एज हम डेवलपमेंट का खर्चा, बताओ डेवलपमेंट का खर्चा एज अ इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करते हैं कब, कुछ कंडीशन है ना, अभी पढ़ाया था, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट, इंटेंशन टू यूज या फिर सेल इंटेंजिबल होना चाहिए, है कि नहीं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज चाहिए वो भी होना चाहिए, और कॉस्ट कैन बी रिलेबली मेजर, तो ये पॉइंट को लिखोगे। सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड किया, ये क्या है, ये इंटेंजिबल है एस 26 के अनुसार बिल्कुल है। इंटरनल यूज के लिए उसको कैसे अकाउंट करेंगे, तो देखो एक चीज लिखना, पहले तो सॉफ्टवेयर के कॉस्ट में क्या क्या आएगा, और दूसरा क्या लिखोगे, कब रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब दो चीज होना जरूरी है। बताओ इंटेंजिबल का बुक में रिकॉग्नाइज करते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर रिलेबली, ये दोनों हुआ तब करेंगे। व्हाट आर द कॉस्ट दैट आर इंक्लूडेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एज पर एस 26। रिसर्च में जो जो खर्चे होते हैं ना, एक्टिविटी में अभी पढ़ाया था वो रिसर्च फेज में आता है, डेवलपमेंट फेज की एक्टिविटी पढ़ाया था वो खर्चे डेवलपमेंट कॉस्ट में आता है। चलो ये सारे पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इधर आओ। एबी लिमिटेड लॉन्च अ प्रोडक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स इन अक्टूबर 9। द कंपनी का 20 लाख टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप टू मार्च 2011। ठीक है, ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन द मैनेजमेंट कम टू कंक्लूड दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर 10 ईयर्स। कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 20 लाख खर्चे कर दिए, ठीक है, क्या ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करेंगे, एज इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे कहता है कि कंपनी को ऐसा लगता है ना अगले 10 सालों तक ना तो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं ना बेच सकते हैं, देयर इज नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जब जनरेट नहीं हो रही है हमें, तो क्या इसको हम इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करेंगे, डेफिनेटली नहीं इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या करेंगे, एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। चलो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको डेवलप करने के लिए वो सारे खर्चे लेते हैं। अगर फेयर वैल्यू कम है तो फेयर वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड डिफरेंस को एज आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजना पड़ेगा राइट ऑफ करके। ठीक है, यहाँ पे देखो एंड इतना आपको पढ़ा दिया है मैंने कि रिसर्च फेज का खर्चा वो एज ए इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी कि इंटेंजिबल के कॉस्ट में नहीं जोड़ते, डेवलपमेंट फेज के खर्चे को जोड़ते हैं। जरा पढ़ो फटाफट। पोलीमाउथ लिमिटेड इज इंगेज इन रिसर्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अपना नया प्रोडक्ट के लिए नया रिसर्च प्रोसेस डिजाइन कर रहा है। इट हैज इंकर्ड 10 लाख ऑन रिसर्च ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 12-13। ठीक है, द डेवलपमेंट फेज बिगिंस ऑन 1 सितंबर। बताओ ये रिसर्च पे खर्चा कर दिया है, तो रिसर्च फेज का खर्चा अभी तक रिसर्च 12-13 में हुआ था, तो रिसर्च फेज का खर्चा क्या होता है,
एज हमें एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ठीक है, अगला डेवलपमेंट फेज बिगिन हुआ, तो डेवलपमेंट फेज 1 सितंबर से 31 मार्च 13 तक हुआ था, जिसमें 8 लाख हुए थे खर्चे। तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा करते तो है एज ए इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज प्रोवाइडेड की अदर कंडीशन मैच हो डेवलपमेंट फेज का कंडीशंस, लेकिन कह रहा है मैच है वो। ठीक है, तो हमें कॉस्ट क्या लेना चाहिए इंटेंजिबल का 8 लाख, करेक्ट। फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 द कंपनी इंप्लीमेंटेड न्यू प्रोसेस एंड लाइकली टू रिजल्ट इनटू आफ्टर टैक्स सेविंग ऑफ 2 लाख पर मंथ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। कह रहा है 2 लाख हर एक साल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा उस इंटेंजिबल से। तो देखो मैंने आपको फेयर वैल्यू कैसे बताया था, जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 5 साल का एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, 2 लाख इंटू 3.7908 करोगे तो ये आएगा 7,58,160 और कॉस्ट कितना है 8 लाख। हमें किस पे इंटेंजिबल को दिखाना है 7,58,160, 8 लाख से घटा दो, बचा हुआ 41,840। ये क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हमने पढ़ा ना इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल का कॉस्ट में सारे खर्चे जोड़ देते हैं, और कौन से फेज का डेवलपमेंट फेज का। साथ ही में रिसर्च फेज का खर्चा क्या करते हैं एज एक्सपेंस बुक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। साथ ही में अगर फेयर वैल्यू कम है तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। हमारे केस में फेयर वैल्यू क्या आया था, ये फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, एंड जो डिफरेंस है उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, राइट ऑफ करके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब मैंने बताया था ना आपको, हर एक क्वेश्चन हर एक चीज पे क्वेश्चन है, देखते जाओ, जो जो पढ़ा रहा हूं सब पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल केस, नंबर 1 तो देखो पास्ट एक्सपेंस, कोई खर्चा हो चुका और उसको हम एज ए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिए, क्यों, क्योंकि उस समय क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था। जो भी हमने पढ़ा है ना कि इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करने के लिए कंडीशन चाहिए, कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो उसको खर्चा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो क्या बाद में जब क्राइटेरिया मैच करे तो उसको वापस से इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? नहीं, एक बार खर्चा बुक हो गया तो एज एक्सपेंस ही रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, उसको बाद में इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये लिखा है सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर। मान लो कोई इंटेंजिबल हमने डेवलप किया 5 लाख का, उस पर बाद में फिर खर्चा हुआ 2 लाख, तो क्या कॉस्ट में जोड़ेंगे? अगर ये 2 लाख अपना जो कंडीशन है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं, ये सारे कंडीशन को मैच करता है तो बिल्कुल जोड़ेंगे, कॉस्ट में इंक्लूड होगा इंटेंजिबल के अगर कंडीशन मैच करते हैं तो। एमोटाइजेशन देखो, एमोटाइजेशन मतलब कोई भी एसेट आपको लाइफ टाइम इंफिनिटी पीरियड तक बेनिफिट जनरेट करके नहीं देती है ना, एक सर्टेन लिमिटेड पीरियड के लिए बेनिफिट जनरेट करके देती है कि नहीं। तो इंटेंजिबल भी आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए बेनिफिट जनरेट करके देगी, एंड उतने ही पीरियड के लिए वो आपके एसेट है, तो आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करनी पड़ेगी, एज अ राइट ऑफ करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एमोटाइजेशन के 2 तरीके हैं इंटेंजिबल के। पहला इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे जैसे वो बेनिफिट जनरेट करेगा वैसे वैसे हम उसी रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे उसके कॉस्ट को। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे बढ़िया है कैश फ्लो, कि कितना उससे जनरेट होने वाली है। अगर कैश इनफ्लो ना दिया हो तो कई बार सेल देगा, तो सेल के बेसिस में, क्यों, उस इंटेंजिबल के बेसिस पे हम क्या बना के बेच रहे हैं उसके सेल्स का रेशियो देगा, उस रेशियो में हम एमोटाइज करेंगे। अगर इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट संभव नहीं है तो स्टेट लाइन मेथड एसएलएम बेसिस पे, और लाइफ क्या लेंगे उसके लिए 10 ईयर। इस एएस ने प्री एजम्पशन लिया है कि इंटेंजिबल का लाइफ 10 ईयर होता है, लेकिन इट इज अ डिब्यूटेबल कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि 10 ईयर ही लेना है। इफ देयर इज परसुएसिव एविडेंस, अगर परसुएसिव एविडेंस है, लगता है कि इंटेंजिबल का लाइफ 12 साल होगा, तो आप मानिए 12 साल, और 12 साल में स्टेट लाइन मेथड से डिवाइड बाय 12 करके राइट ऑफ करिए, पर परसुएसिव एविडेंस होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन में आया था, क्या जो लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एएस एज्यूम करता है 10 साल, वो डिब्यूटेबल है? डेफिनेटली डिब्यूटेबल है, डिबेट कर सकते हैं उस पे, एंड परसुएसिव एविडेंस है तो लाइफ एज्यूम कर सकते हैं अदर देन 10 ईयर। समझ में आ रहा है? पहले कोशिश करना है इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि कैश इनफ्लो के रेशियो में। कई बार कैश इनफ्लो ना देके सेल देता है तो सेल्स रेशियो में कर देंगे। संभव ना हो ये दोनों में से कुछ ना दे तो एसएलएम बेसिस पे 10 ईयर में बांट देंगे। ठीक है, चलो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिमाग चेक करते हैं। बेस लिमिटेड इज शोइंग इंटेंजिबल ऑफ 85 लाख, ठीक है, एज ऑन 1/4/2011। ठीक है, द एसेट वाज एक्वायर्ड ऑन 1 लाख 1 से 12 लाख, ठीक है, ऑन 1/4/2008। कितना साल हो गया? 8 9 9 10 10 11, 3 साल बीत चुके।
द सेम वाज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम दैट डेट, और 2008 में जब हमने एक्वायर्ड किया था ना तभी से अवेलेबल था, तो डेप्रिसिएशन यानी कि एमोटाइजेशन तब से चार्ज होनी चाहिए। द कंपनी हैज फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ एमोटाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ 12 ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, कंपनी के पास 12 ईयर है, बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे बोल नहीं रहा है कि कंपनी के पास परसुएसिव एविडेंस था कि 12 ईयर तक यूज कर सकते हैं, अगर कुछ ना बोले तो प्रीजम्पशन क्या है, 10 ईयर में इंटेंजिबल का कॉस्ट को राइट ऑफ करना है। 10 ईयर में करते तो बताओ कितना एमोटाइजेशन आता, 10 से करते तो पर ईयर आता 112 डिवाइड बाई 10 11.2, 3 साल बीत चुके तो कितना होना चाहिए 3 साल का 33.6, और आज वैल्यू कितना होना चाहिए इंटेंजिबल का 112 का था और 33.6 करके 78.4 का, पर हम तो 12 साल करके चार्ज कर रहे थे इसीलिए उसका वैल्यू ज्यादा है, तो सबसे पहले 78.4 पे उसका वैल्यू लेके आएंगे, और जो ये 85 है ना एक्सेस वैल्यू पे ये वैल्यूड है, थोड़ा राइट ऑफ करेंगे। कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, अभी जो वैल्यू है 85, हमें कैरिंग अमाउंट रखना कितना है 78, माइनस करोगे तो पहले तो 6.6 को राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और दूसरा आगे जो है 78.4 पे इंटेंजिबल वैल्यू होगा, साथ ही में इसको बचे हुए 7 साल में डिवाइड बाई 7 करके जो भी होगा 11.6 उतने आपको एमोटाइज करना है अगले 7 साल। समझ में आता है क्या, अभी पढ़ाया था ना स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा जरा देखो यहाँ पे, हीरा लिमिटेड हैज गॉट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, लाइसेंस भी है ये इंटेंजिबल है, लाइसेंस भी डेफिनेटली। कह रहा है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज इंक्रीज फ्रॉम 3 ईयर बिकॉज ऑफ बेटर इन्वेंट्री। अच्छा चलो ऊपर पहले देख लो, गिवन दिया है यहाँ पे, एक तो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, उस इंटेंजिबल को यूज करके क्या हम प्रोडक्शन करेंगे, और दूसरा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी दिया है, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन भी दिया है। मैंने क्या बोला था, कैश फ्लो के रेशियो में आपको करना है, कैश फ्लो ना दिया हो तो कई बार सेल्स के रेशियो में कर सकते हैं। क्या पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन ऐसा कुछ बताया था, नहीं, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस से ज्यादा बेहतर बेसिस क्या है, नेट कैश फ्लो। तो इस रेशियो में आपको इंटेंजिबल का क्या करना है, एमोटाइज करना है 200 लाख को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे 27,400 से आएगा, पहले साल का क्या आएगा, तो देखो टोटल 200 लाख है इंटू डिवाइड बाई 27,400 इंटू 900, कितना आएगा 6.6, ठीक है। ऐसे ही करके दूसरे साल का अगर आप करोगे तो कितना आएगा 200 डिवाइड बाई ये 27,400 इंटू 1800, ये 13.2, ऐसे ही करके हर एक ईयर का आप निकाल सकते हैं। चलो अगले कंसेप्ट पे आते हैं। एमोटाइजेशन हमने देखा, दोनों मेथड का दोनों छोटा छोटा एक क्वेश्चन दिखा है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है आगे दिखाता हूँ, पहले रिव्यू ऑफ लाइफ पे आओ। देखो कई बार हमें लगता है ना, मान लो इंटेंजिबल लेके आए 5 साल, हमें लगता था कोई इंटेंजिबल लेके आए 200 लाख का था, हमें लगा 5 साल तक चलेगा, तो हर एक साल का कितना आएगा एमोटाइजेशन, डिवाइड बाई 5 कर दो 40, 2 साल में 80 घट गया, बच गया 120, ठीक है। 2 साल का एमोटाइजेशन घटाने के बाद अब हमें लग रहा है बैलेंस कितने साल बचे, 5 साल के लिए लेके आए, 2 साल एमोटाइज करने के बाद 3 साल, पर अगर हमें लगता है कि 3 साल नहीं अगले 5 साल चलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो कैरिंग अमाउंट है, अनएमोटाइज अमाउंट है, उसको जो रिवाइज लाइफ है उस उतने साल में बांटेंगे। तो ये 120 को अब बचे हुए 3 साल नहीं, अगर हमें लगता है अब वो एसेट 5 साल चलने वाली है, तो डिवाइड बाई 5, हर एक साल का कितना आएगा, हर एक साल का रिवाइज क्या होगा एमोटाइज अमाउंट 24। वही मैंने लिखा है कि हर एक बैलेंस शीट डेट में हमें एक बार लाइफ रिव्यू करना चाहिए इंटेंजिबल का कि कितना साल चलेगा, एंड जो भी कैरिंग अमाउंट, जो भी इंटेंजिबल का वैल्यू है, ये जो रिवाइज लाइफ है ना, अगर हमें शॉर्टर या लॉन्गर लाइफ लगता है तो रिवाइज लाइफ में डिवाइड करके रिवाइज एमोटाइजेशन अमाउंट निकालना चाहिए, और उस अमाउंट में अब उसको बैलेंस ईयर में एमोटाइज करनी चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, हर एक कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन है, आपको बताया था मैंने ये बात। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो किसी इंटरप्राइज ने एक पैटेंट राइट एक्वायर्ड किया 400 का, ये इंटेंजिबल है, कॉस्ट है, हमें एमोटाइज करना है, ठीक है। एमोटाइजेशन के दो तरीके बार बार बोल रहा हूँ, पहला इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा एसएलएम। द प्रोडक्ट लाइफ हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर, ठीक है, 5 साल का है तो 5 साल में हमें करनी चाहिए। अगर कुछ ना देता
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो हम डिवाइड बाई 5 एसएलएम बेसिस पे करते पर दिया हुआ है। एमोटाइजेशन वाज डिसाइडेड इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस रेशियो में अगर एमोटाइजेशन चार्ज करें तो कितना आएगा अमाउंट, जरा बताना कि टोटल कितना है, 2 4 6 8, ठीक है। तो पहले साल में आएगा 4 से डिवाइड बाई टोटल 8 से इंटू 2 से, है कि नहीं, कितना आएगा बताओ। हंड्रेड, दूसरे साल में भी 100, तीसरे साल में भी 100। कह रहा है आफ्टर 3 ईयर, 3 साल एमोटाइज करने के बाद, इट वॉज ए सर्टेन दैट पैटेंट वुड हैव एन एस्टिमेटेड बैलेंस लाइफ फॉर फ्यूचर 3 ईयर्स। अब कह रहा है 3 साल के बाद, तो 2 ही साल पहले हमने सोचा था चलेगा, पर कह रहा है 1 साल और चलेगा। 3 साल के बाद हम सोच रहे हैं 3 साल चलेगा। और जो छठा साल है ना उसमें कैश इनफ्लो है 50 लाख। अब जो छठे साल है ना उसमें कैश इनफ्लो कितना आ गया, 50 लाख, ईयर 6 में 50 लाख। तो बचा हुआ कितना वैल्यू है इंटेंजिबल का बताओ, 400 लाख का था, 300 लाख हमने एमोटाइज कर दिया है, 100 लाख बचा हुआ है, इसको अगले 3 साल में एमोटाइज करना है। 100 150 फ्यूचर कैश इनफ्लो दिया हुआ है। इस रेशियो में अगर आप करते हैं तो क्या आएगा, 100 डिवाइड बाई, ये टोटल क्या हो गया 250, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 250, 40 40 40, इन दोनों में तो 40 आएगा, तो 40, इसमें भी 40 आएगा 40, और इसमें आएगा कितना 30, ठीक है। तो रिवाइज अमाउंट जो होता है, रिवाइज डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है, एमोटाइजेशन वाला अमाउंट जो है, उसको बैलेंस लाइफ में अब बांटेंगे। हमने लाइफ रिवाइज कर दिया तो जितने साल अब कर दिया ना उतने में बांटेंगे। चलो आगे आ जाओ। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके बुक में नहीं है, पर मैं श्योर हूं ये कभी ना कभी आएगा क्वेश्चन। इम्पेयरमेंट, AS28 है इम्पेयरमेंट का, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। इम्पेयरमेंट पढ़ना नहीं, पर इतना याद रखो, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है अगर हमें बैलेंस शीट डेट पे किसी एसेट का लगता है कि रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से, तो बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या है इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एएस आपको अभी नहीं पढ़ने, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट आपके बुक में देगा, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो रिकवरेबल अमाउंट घटाने के बाद बुक वैल्यू में से जो अमाउंट आता है ना उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट बोल सकते हैं, कि आपके बुक में इतना था और एक बैग से उसकी जो रिकवरेबल वैल्यू है ये इतनी है, तो जो अमाउंट है ना इनका डिफरेंस उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस को राइट ऑफ करना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो इंटेंजिबल में भी अगर इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट घटा के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में राइट ऑफ करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखे इसके इम्पेयरमेंट पे, देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एंड यहाँ पे सब टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। Mrs. Mahesh is developing a new production process during the financial year मार्च 2013, यानी कि ये 12-13 क्वेश्चन है, 31 3 13। द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोसेस वाज 60 लाख, कितना 60 लाख किया है। द प्रोडक्शन मीट द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑन 1 दिसंबर में हमने रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया हमने मीट किया था, यानी कि बिफोर दिसंबर जो भी खर्चे हैं उसको हम इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो एक्सपेंडिचर है बिफोर वो क्राइटेरिया मीट होने से वो है 32 लाख, तो ये क्या है हमारे लिए एक्सपेंस, ठीक है। और दूसरा 60 लाख का खर्चे में से 32 लाख एक्सपेंस बुक करेंगे, तो बचा हुआ 28 लाख क्या लिखेंगे इंटेंजिबल, ठीक है। फर्दर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग 13-14 में कुछ और खर्चे हुए वो है 90 लाख, ठीक है कोई बात नहीं। जितना भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या करते हैं अभी पढ़ाया इंटेंजिबल में, अब मेरे को बुरा मत फील कराना, कमेंट में लिखो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, तो सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को इंटेंजिबल के कॉस्ट में जोड़ देते हैं अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो, ठीक है। तो 90 लाख को भी इंटेंजिबल के कॉस्ट में जोड़ देंगे क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो, ठीक है। लास्ट में कहता है द रिकवरेबल अमाउंट जो है ना उसका वो 82 लाख है, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई थी, मैंने हैंड से लिख दिया 82 लाख है, ठीक है। चलो बताओ व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 31/3/2013। ये 2013 वाली जो साल थी उसमें अप टू दिसंबर जो 32 लाख खर्चे हैं, यही है ना वो खर्चा जो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो ये 32 लाख, ठीक है। आप प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देना। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल ऑन 31/13 में सिर्फ 28 लाख का जो है खर्चा उसको हम इंटेंजिबल मानेंगे, तो 28 लाख है कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 31/3/14। अब बताओ 31/3/14 ये रहा ना, 28 लाख का पहले से इंटेंजिबल था, 90 लाख और खर्चे किए तो कितना आया बताओ बुक वैल्यू
1,18,000 1,18,000 का इंटेंजिबल है। ये तो हमारा बुक वैल्यू है, लेकिन कह रहा है रिकवरेबल अमाउंट हमारे को दिया हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 82। अभी मैंने पढ़ा था इंपेयरमेंट लॉस की बुक वैल्यू से अगर रिकवरेबल अमाउंट कम हो तो जो उनका डिफरेंस है बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट 36 लाख, वो क्या इंपेयरमेंट लॉस है। कहां पे चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो इंपेयरमेंट लॉस 36 लाख टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बना के बता दोगे? ठीक है। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल ऑन 31/3/2014? अब बताओ कैरिंग अमाउंट बचेगा कितना लास्ट में वैल्यू? 1,18,000 का था, 36 लाख राइट ऑफ कर दिया तो 82 लाख। ये जो रिकवरेबल वैल्यू है इसी पे तो वैल्यू कर रहे हैं, तो 82 लाख बचेगा इंटेंजिबल का। समझ में आएगा? इंपेयरमेंट लॉस सब पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ो। इंपेयरमेंट लॉस बता दिया, इस पे क्वेश्चन है, बता दिया। चलो इस पे भी क्वेश्चन है। डी रिकॉग्नाइजेशन या डिस्पोजल। जब भी हम डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, बेच देते हैं मान लो इंटेंजिबल को, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा बेचने में, बुक वैल्यू और सेल प्राइस का डिफरेंस, वो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। या रिटायरमेंट, कई बार मान लो 1,00,000 का इंटेंजिबल बुक में है, पर अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं करेगा, क्वेश्चन कहता है। तो जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं करेगा तो एसेट तो रहा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करेंगे ना, तो 1,00,000 को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे राइट ऑफ करके। तो जब भी डिस्पोज हो तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालनी पड़ेगी डिस्पोज पे, और जब भी राइट ऑफ करना हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में राइट ऑफ कर देंगे। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं रहती तो राइट ऑफ कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन दिखा दूं आपको। आ जाओ। हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट था 150 लाख। ये हमारे लिए क्या है? डेफर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी कि इंटेंजिबल। सेल एक्सपेक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर। अब बताओ हमें किस रेशियो में एमोटाइज करना होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का। ये क्या हो सकता है? कैश इनफ्लो का रेशियो, कभी ना हो तो सेल्स का रेशियो। सेल्स दिया हुआ है तो इसी रेशियो में हमें बांटना है ना इस इंटेंजिबल के कॉस्ट को। हाँ इसी रेशियो में। तो एमोटाइजेशन अमाउंट कितना आएगा ये निकाल लेंगे इस रेशियो में बांट के। उससे पहले पढ़ लो, यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट हाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कितना कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा एमोटाइज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। इस रेशियो में जरा निकाल के बताना 150 को। टोटल में क्या आएगा? 4 3 7 2 9 1 10 1000। 150 डिवाइड बाई 1000 इंटू 4 से यहाँ पे 60 आएगा। यहाँ पे 45 आएगा। यहाँ पे 30 आएगा। आई थिंक यहाँ पे 15 आनी चाहिए। तो ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आप प्रॉपर लिख के बताना एमोटाइज करते हैं कैसे, एमोटाइजेशन का फिर लिख के बताना। यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल दिया है उस रेशियो में और रेशियो से अनुसार करके बताना। फिर कहता है एट द एंड ऑफ ईयर 3, यानी कि ईयर 1 और ईयर 2 का चार्ज हो गया है एमोटाइजेशन, ईयर 3 में खड़े हम, 3 के एंड में। इट फेल दैट नो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज इन ईयर 4। कहता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ईयर 4 में अब नहीं होने वाला है। तो पूरा जो खर्चा है ना, ये 30 और 15 बचा हुआ है, जो एमोटाइजेशन बचा हुआ है कितने का? 45 का। ऐसे भी निकाल सकते हो 150 में से 105 एमोटाइज हो चुका है, तो बचा हुआ इंटेंजिबल का वैल्यू कितना है? 45। तो पूरा 45 वैल्यू हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बताओ राइट ऑफ करेंगे। क्यों? रिटायरमेंट हो गई इंटेंजिबल का, बुजुर्ग हो गया, अब कमा के नहीं देने वाला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, हमारे लिए एसेट नहीं है, उसको राइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो 45 लाख राइट ऑफ कर देंगे ईयर 3 के एंड में। ये लिखोगे आप दूसरे वाले क्वेश्चन में। समझ में आएगा? इतना तो आसान है, आप लोग क्यों इतना मुश्किल मानते हो? समझ में नहीं आता वो। चलो टॉपिक तो हम अपनी खत्म हो गई इंटेंजिबल की, और सारे टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन करा दिया। और कोई क्वेश्चन हो, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डबल डबल रिपीट भी है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। एक बारी मैं फटाफट फ्रीक्वेंट रिवीजन करा देता हूँ। मीनिंग बताओ इंटेंजिबल का। मीनिंग के लिए तो बड़ा ही सिंपल है, एक नॉन मोनेटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और क्यों रखा है? ताकि अपने यूज के लिए, रेंटल पे देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। रिकॉग्नाइजेशन रूल में 2 चीज था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलेबली। उसके बाद कॉस्ट में एक्विजिशन कॉस्ट क्या आएगा? सारे कॉस्ट लेते हैं, परचेज प्राइस, स्टाम्प ड्यूटी, कमीशन, ब्रोकरेज, कोई टैक्स वगैरह है सब, प्रोफेशनल फी, लीगल फी। एक्सचेंज में किया तो अगर इंटेंजिबल का कॉस्ट दिया है तो उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, साथ ही में जो एसेट दिया उसको, और जो भी कैश एंड बैंक दिया वो देंगे। ठीक है, हो सकता है एसेट पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने को आ जाए। दूसरा,
अगर इंटेंजिबल का नहीं दिया है फेयर वैल्यू, तो जो एसेट दिए उसका फेयर वैल्यू, मान लो आपको कोई बोले इंटेंजिबल लिया और 1 लाख फेयर वैल्यू का एसेट दे दिया बदले में और क्वेश्चन साइलेंट, तो इंटेंजिबल का कॉस्ट क्या है 1 लाख, ठीक है। वो भी ना दे तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, मान लो बोला इंटेंजिबल लिया साथ ही में एक एसेट दे दिया और ना इंटेंजिबल के बारे में कोई दिया है ना एसेट के बारे में, पर बोल रहा है एसेट बुक में कितने पे दिख रही थी 100 लाख में, तो 100 लाख इंटेंजिबल का कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। अमलगमेशन में मैंने बताया गुडविल क्या होता है, एक्सेस ऑफ कंसीडरेशन ओवर नेट एसेट एंड अदर, अगर फेयर वैल्यू दिया हो तो। गवर्नमेंट ग्रांट, फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई इंटेंजिबल मिला तो नॉमिनल वैल्यू यानी कि 1 रुपया पे रिकॉर्ड कर दो, एंड अगर कंसेशनल रेट पे मिला तो जो भी आप प्राइस पे कर रहे हैं उस पे रिकॉर्ड कर दो। इंटरनली जनरेटेड, जितने भी खर्चे होते हैं ना इंटरनली एक इंटेंजिबल को जनरेट करने का, सारे कॉस्ट में लिया जाता है। फिर मैंने बताया अगर फेयर वैल्यू उसका कम है तो फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करना और बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज कर देना। फेयर वैल्यू कैसे निकलेगा, जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या कैश इनफ्लो होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू आप कर दोगे तो फेयर वैल्यू आ जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने क्या पढ़ा है, रिसर्च फेज में जो खर्चे होते हैं उसको क्या करा जाता है, रिसर्च फेज का खर्चा रेवेन्यू नहीं, सॉरी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करा जाता है, इंटेंजिबल नहीं। एंड डेवलपमेंट फेज का खर्चा क्या करते हैं, डेवलपमेंट फेज का खर्चा एज ए इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोवाइडेड की 4-5 कंडीशन है वो फुलफिल हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी, एबिलिटी टू कंप्लीट द इंटेंजिबल, एबिलिटी टू इंटेंशन टू कंप्लीट, एबिलिटी टू ताकि यूज या फिर सेल इंटेंजिबल को, है ना, जो भी रिसोर्सेज है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलेबली। उसके बाद आया ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल केस, पास्ट एक्सपेंसेस, जो खर्चे ऑलरेडी खर्चा बुक हो गए उसको बाद में इंटेंजिबल नहीं कर सकते भले की क्राइटेरिया मीट हो जाए। सब्सिक्वेंट, जो भी खर्चा होता है इंटेंजिबल के कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। अभी एक क्वेश्चन देख रहे थे ना, एमोटाइजेशन में हमने क्या देखा, 2 मेथड में एमोटाइज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि कैश इनफ्लो दिया उस रेशियो में कर दो, कैश इनफ्लो ना देके कई बार सेल देता है एक्सपेक्टेड, उस रेशियो में भी कर सकते हैं। दूसरा एसएलएम बेसिस पे कर सकते हैं। लॉ जो है एएस जो है अपना, एएस क्या मानता है, प्री एजम्पशन किसी भी इंटेंजिबल का लाइफ 10 ईयर। हाँ, लेकिन अगर परसुएसिव एविडेंस है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, परसुएसिव एविडेंस है तो कितना मानेंगे, अदर लाइफ ले सकते हैं बेस्ट एस्टिमेट से। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोले और परसुएसिव एविडेंस का बात ना बोले तो आपको 10 साल मान के डिप्रिसिएशन निकालना है। रिव्यू ऑफ लाइफ, कई बार लाइफ चेंज हो जाता है तो जितना एमोटाइज हो गया वो ठीक, बचा हुआ जो इंटेंजिबल का वैल्यू है, बचे हुए जो नए लाइफ है ना रिव्यू होने के बाद उस पे चार्ज करेंगे। इम्पेयरमेंट, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू ज्यादा है तो जो उनका डिफरेंस है उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, उसको राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। इस पे भी क्वेश्चन करा दिया। डिस्पोजल, ताकि एसेट को इंटेंजिबल को बेच रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भेज दो, या फिर रिटायरमेंट कर दिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो राइट ऑफ कर दो। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन वही हम लोग देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन हमने देखा, इतना छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। चलिए इसको खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए एएस में। फिलहाल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करो। साथ ही में आप लोग ये जरूर लिखो कि कौन सी पॉइंट आपको समझ में आई नहीं आई, क्या कराऊं, इससे मुझे भी कंसेप्चुअली क्लियर होती है। अब फिजिकली आप लोग अवेलेबल होते हैं यहाँ पे तो मैं आप लोगों से जरूर पूछता, पर आप लोग अब कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि अगला एक, अगर कोई आपका मन है कि ये एएस पहले करा दो तो अगला एएस कौन सा कराऊं। साथ ही में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है।